यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले यहां पर मैं मौजूद हूं और आपके सामने मैं लेकर आया हूं बहुत ही खूबसूरत सा सेशन एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी गाइस। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन, आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल। और यहाँ पर कुछ ही समय बाकी है आपका एग्ज़ाम आने में, तो उस एग्ज़ाम के मौके तक हम जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से आपके सामने एक एक करके सवालों को रखेंगे और उन सवालों का जवाब आपने मुझे देने की कोशिश करनी है। तो क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है गाइज? VVP इज़ फाइन, वॉइस वीडियो एंड PPT इज़ फाइन गाइज। जितने भी लोग बैठे हैं, वॉइस वीडियो एंड PPT इज़ फाइन गाइज, जितने भी लोग बैठे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है यहाँ पर चल रही है और हम एक एक करके आपके सामने बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, सो गाइज यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये कहानी पहुँच पाती है और कैसे आप मेरे सवालों के जवाब दे पाते हैं। सबसे पहले आप लोगों की आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट कौन सी है? आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है यूनिट कौन सी है? वेरी गुड आफ्टरनून। VVP इज़ फाइन, सारा कुछ बिल्कुल बढ़िया है। अब जो है ना यार, सेशंस अब और ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं, है ना। जो सेशंस हैं और ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं और ज़्यादा अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो आप कोशिश भी मत कीजिएगा कि आपको लगेगा कि बिना MCQ के कहानी सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपके हिसाब से सबसे स्कोरिंग यूनिट कौन सी है, उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ, है ना, मेरे साथ आपको ना केवल एक बल्कि यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन, है ना, ICT, पीपल एनवायरनमेंट, राइट, मैथ्स रीजनिंग के सेशन अलग से चल रहे हैं। कल DI का सेशन है दोपहर को 2 बजे, है ना। कल DI का सेशन है दोपहर को 2 बजे। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से बैक टू बैक मिलती चली जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। मेरी क्लासेस होती हैं अभी हाल फिलहाल मंडे टू फ्राइडे दोपहर को 2 बजे, है ना। मंडे टू फ्राइडे दोपहर को 2 बजे और सैटरडे संडे को दोपहर को 12 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। तो आप इसका हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बच्चे आ चुके हैं, तो क्या हम स्टार्ट करेंगे इस आज का पहला सवाल? अटेंडेंस मार्क करते रहिएगा, है ना। अटेंडेंस को मार्क करते रहिएगा। अटेंडेंस मार्क होती रहनी चाहिए ताकि हमें पता चलता चला जाए कि बच्चे कितने क्लास में मौजूद थे। अटेंडेंस मार्क करेंगे सभी बच्चे विद द टाइम। आज का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपने मैचिंग करनी है, ठीक है ना। आपने मैचिंग करनी है। मैचिंग जरा ध्यान से बिठाइएगा, किस तरीके से आप मैचिंग कर सकते हैं। ओके, यहां पर बताइएगा कि आप मैचिंग कैसे कर सकते हैं। ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन किसका है? मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, एक्सेस टू द क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन। जी हाँ गाइस, जल्दी से राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ओके, जल्दी से राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। शाबाश। पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, इसकी हिंदी भी है मेरे पास, है ना, इसकी हिंदी भी है मेरे पास और ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए। शाबाश गाइस। पोल चला रहा हूं मैं, है ना, पोल चलाने की कोशिश है मेरी और देखते हैं कि कहां तक आप इस सवाल के साथ पहुंच पाते हैं। ये रहा पोल, ये रही दिस, एंड ट्राई कीजिएगा राइट आंसर्स गाइस। शाबाश। आई थिंक पहले वाले से ही हो जाएगा यार, है ना। आई थिंक पहले वाले से ही हो जाना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। यस, ओके गाइस, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, शाबाश, वेरी गुड। जी हाँ, राइट आंसर इसका बिल्कुल सही है। आंसर्स आ रहे हैं। BCI की फुल फॉर्म मैं जानना चाहूंगा गाइस। BCI की फुल फॉर्म में जानना चाहूंगा। आपका राइट आंसर है A पार्ट एंड यू कैन सी 91% बच्चों ने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है। बिल्कुल बढ़िया जो है यहां पर आंसर देने की कोशिश की है, बिल्कुल सही है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं लीगल एजुकेशन इज इक्वल टू BCI, दैट इज दी बार काउंसिल ऑफ इंडिया गाइज। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं तो AICTE, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। मेंटेनेंस ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तो NCTE की बात करेंगे और क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे आपकी NMC की। यस, एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल करेक्ट, है ना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली सुपर्ब आंसर्स। देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो NCTE कब एस्टैब्लिश हुआ था? आपको पता होना चाहिए। एस्टैब्लिश हुआ था ये 1993 में।
थ्रू द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट। इसका मेन एम था कि इंडियन एजुकेशन को किस तरीके से और ज्यादा बेटर लेकर जाया जा सकता है और ज्यादा इसे बढ़िया बनाया जा सकता है। करंटली एनसीटीई जो है भाई फोकस करता है टीचर एजुकेशन के ऊपर। ये टेक्निकल एजुकेशन का पॉइंट था, 1945 में आया था। ये एनएमसी नेशनल मेडिकल एजुकेशन 2019 में, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो था ये आया था आपका 1961 एक्ट के तहत। और ये सारी की सारी बातें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी है ना, ध्यान दीजिएगा क्रोनोलॉजी के ऊपर, राइट। आपने क्रोनोलॉजी के ऊपर भी ध्यान देना है, आपने मैच द फॉलोइंग के ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए गाइस, करेक्ट, कि कौन सा कब आया था, कौन से ईयर में आया था। जैसे कि आपको पता है AICTE है ना, AICTE आया था 1945 में, है ना। अगर मैं बात करता हूं NMC तो आपको पता है 2019 का एक्ट रिप्लेस द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद अगर मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करता हूं 1961। तो ये क्रोनोलॉजी अगर याद होगी, है ना, क्रोनोलॉजी अगर याद होगी तो आराम से चीजें हो जाएंगी, करेक्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट पीरियड, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट पीरियड विच हैज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज द हेरिटेज साइट इज डैश। बताएंगे सर, जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की। क्रोनोलॉजी ध्यान से, है ना, क्रोनोलॉजी का ध्यान से ध्यान करना और अकॉर्डिंगली इसको निकाल कर लेकर चलना। चलिए ओके, चलिए गाइस शाबाश। यहां पर इसकी हिंदी भी है ना। और आप देखेंगे प्राचीन काल का विश्वविद्यालय जिसे यूनेस्को ने विरासत स्थल घोषित किया है वह कौन सा है। कम ऑन गाइस, शाबाश, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट सर। बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स आ रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी वेल डन स्टूडेंट्स, सुपर्ब। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मैंने बात करने की कोशिश की है और राइट आंसर्स निकालने की कोशिश हर बच्चा करेगा। यस, एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल करेक्ट, सुपर्ब आंसर्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके ओके गाइस, सबसे पहले, अच्छा इन दोनों में से पहले किसको मिला था गाइस। चलिए, चलो ये सवाल तो हो गया, आपने आंसर भी दे दिया, नालंदा एंड तक्षशिला, दैट इज करेक्ट। चलो मान ली मैंने आपको, ओहो भाई 100% पीपल आर करेक्ट, दैट्स सुपर्ब। सो बिल्कुल सही है, यूनेस्को का दर्जा जो है हेरिटेज साइट का तक्षशिला को मिला था, है ना, तक्षशिला को मिला था और नालंदा को मिला था, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन इन दोनों में से पहले किसे मिला था, चलिए इन दोनों में से पहले किसे मिला था, कमेंट सेक्शन गाइस, एवरीबॉडी। यस, ओके, तक्षशिला को पहले मिला था कि नालंदा को पहले मिला था, दर्जा पहले किसको मिला था। जी हाँ, नालंदा को मिला था 1980 में। ओके, 1980, आर यू श्योर, चेक करो यार एक बार फिर से। जी हाँ, तक्षशिला को सबसे पहले ये दर्जा दिया गया था। तक्षशिला को ये दर्जा अगर मैं बात करता हूं, जी हाँ, तक्षशिला को ये दर्जा दिया गया था 1980 में, और नालंदा, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, नालंदा को 2009 में। जी हाँ, 1980 में तक्षशिला था और नालंदा था गाइस 2009 में। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कब मिला था दर्जा, है ना। तो तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। ना केवल जो मैं पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो मैं साथ साथ आपको पॉइंटर्स दे रहा हूं गाइस वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन बातों का ध्यान रखना। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा यूनेस्को द्वारा तक्षशिला को पहले मिला था 1980 में, नालंदा को मिला था 2009 में। और ये दो ही ऐसी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनको एंशिएंट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर टू एवरीवन गाइस, है ना। ना केवल आपने क्वेश्चंस को अच्छे से करना है ना, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे से करना है, और मैं जो अलग से पॉइंटर्स बता रहा हूं इसको भी ध्यान से कीजिएगा, एग्जाम क्रैक होगा ही होगा। ओके ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे। ओके, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके ओके गाइस, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कई लोगों को डाउट हो रहा है, आइए देख लेते हैं इसको। ये देखिएगा, तक्षशिला रिनोन्ड फॉर इट्स फोकस ऑन द बुद्धिस्ट टीचिंग, नोटेबल आर्कियोलॉजिकल साइट है ना।
और यहां पर रिकॉग्नाइजिंग द सिग्निफिकेंस यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया 1980 में। सिमिलरली यूनेस्को ने डिक्लेयर किया एंशिएंट रूइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी डेटिंग बैक टू 3rd सेंचुरी अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन जनवरी 9, 2009, राइट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, यहां पे लिखा है सर, है ना? नालंदा 2000, भैया 2009 से पहले इनिशिएटिव कहां से हुआ था इसकी मैं बात कर रहा हूं, बाद में दर्जे की बात तो ठीक है ना? शॉर्टलिस्ट 2009 में कर दिया गया था इसको, उसके बाद दर्जा मिलना इज अ लेटर स्टेजेस, वो ठीक है, लेकिन जब इनिशिएट हुआ था, इनिशिएट की बात जो है 2009 में हुई थी, शॉर्टलिस्ट जो है ये 2009 में कर दिया गया था। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, आप भी ठीक, मैं भी ठीक, है ना? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल गाइस ऑन योर स्क्रीन, एवरीबॉडी रेडी? ओके, यस एब्सोल्युटली, नया बिल्डिंग इनॉग्रेट हुआ है नालंदा 19 जून 2024, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े गाइस विद योर ड्यू कंसेंट, चलिए लेट्स प्रोसीड। ओके चलिए, ये भाई बार बार मोस्ट रिपीटेड सवाल है ना? मोस्ट रिपीटेड सवाल है, बार बार पेपर में आया है, तो मैं भी बार बार यहां पर लेकर आया हूं, ट्राई करेंगे राइट आंसर्स। ओके ओके गाइस, कम ऑन, शाबाश, वेटिंग फॉर योर आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। पहला एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ओके, यस एब्सोल्युटली फातिमा तुर्क, बाकी बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी बच्चे, वेरी गुड, एंड आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीबडी, ट्राई करेंगे राइट आंसर्स बहुत बढ़िया तरीके से आने चाहिए गाइस, शाबाश। ओके, आंसर्स बहुत बढ़िया तरीके से आने चाहिए गाइस, शाबाश, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, यहां पर तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। आई नीड 100% आंसर्स फ्रॉम एवरीबडी। जी हाँ, इसको कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, इसको कहा जाता है राधा कृष्णन कमीशन, और ये है इसका राइट आंसर इज सी पार्ट, दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। 97% पीपल आर करेक्ट, राधा कृष्णन कमीशन इसे कहा जाता है, 1948 में आया था। इसका मेन फोकस था यूनिवर्सिटी एजुकेशन को अपलिफ्ट करना, प्लस इसने वुमेन एजुकेशन को भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। एम आई क्लियर टू एवरीबडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, क्या मैं सच बोल रहा हूं? राधा कृष्णन कमीशन इसका नाम है, 1948 में ये आया था। इसका मेन फोकस था यूनिवर्सिटी एजुकेशन को और ज़्यादा अपलिफ्ट करना, उसका दर्जा एक तरीके से लेवल को बढ़ाना, 48-49। इसके अलावा जो इसका एक और काम था वो ये था कि वुमेन एजुकेशन को भी इक्वली इंपॉर्टेंट देना, वुमेन एम्पावरमेंट पर भी इसका मेन फोकस था। ये हमने पहले भी पढ़ा है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, है ना? पॉइंटर्स निकालने चाहिए आपको, आपको रट्टा नहीं लगाना है ना? आई डोंट नो कि आप कैसे इसको सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना? आई डोंट नो कि आप सारी चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक देने चाहता हूं, दैट इज चेन रिएक्शन, है ना? दैट इज चेन रिएक्शन। अगर मैं बात कर रहा हूं 1948 में मैं शुरू होता हूं, आपसे पूछा जाएगा, आप अपने आप से पूछेंगे कि कौन सी एजुकेशन आई थी, है ना? कौन सी एजुकेशन आई थी? आप कहेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। आपसे पूछा जाएगा इसका और कोई नाम, राधा कृष्णन कमीशन। इसका मेन फोकस यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्लस करना, मतलब एक दूसरे के साथ चेन बनाते चलो, है ना? चेन बनाते चलो और वुमेन एजुकेशन को और ज्यादा अपलिफ्ट करना। ये इस तरीके से अगर आप चेन बना के चीज़ों को याद करेंगे तो यकीन मानिएगा चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, रिकमेंडेशन क्या है? इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। कमिटी वॉज द इनॉग्रल एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड बाय पोस्ट इंडिपेंडेंस 1949 में क्रिटिकली असेस द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और किस तरीके से इसको बेस्ट किया जा सकता है, किस तरीके से इसको, है ना, किस तरीके से इसको और ज़्यादा कनेक्ट किया जा सकता है, और ज़्यादा बेटर किया जा सकता है, तो इसके ऊपर ये होने वाला है। चलिए, जेंडर पैरिटी इंडेक्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इज डैश। जी हाँ, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। Okay guys, right answers guys, everyone, shabash, yes. Gender parity index in higher education in India, come on guys,
किसको पता है इसके बारे में, किसको आइडिया है इस सवाल के बारे में? यस, ओके, जल्दी से ट्राई करेंगे, पहले ट्राई कर लीजिए। व्हाट जेंडर पैरिटी इंडेक्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इज? जेंडर पैरिटी इंडेक्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इज? ओके गाइस, शाबाश, राइट आंसर्स। यहां पर काफी लोगों के आंसर्स जो हैं गलत दिखाई दे रहे हैं मुझे, काफी लोगों के आंसर्स जो हैं गाइस गलत दिखाई दे रहे हैं। बाकी ट्राई करते हैं भाई। कितने लोग तुक्का लगा रहे हैं? कितने लोग इसके ऊपर तुक्का लगा रहे हैं? कितने लोगों का तुक्का चल रहा है? कितने लोगों का तुक्का चल रहा है? सच्ची सच्ची बताना यार। चलो शाबाश। ओके ओके गाइस, शाबाश शाबाश। राइट आंसर इज यस, बी और सी में। आर यू श्योर? चलिए मैं आपको बता देता हूं, राइट आंसर है इसका A1। ओनली 6% पीपल आर करेक्ट। आइए देखिए, जेंडर पैरिटी दैट इज GPI है ना। GPI ये क्या होता है? इन प्राइमरी एजुकेशन कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग, है ना, डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ फीमेल्स बाय द नंबर ऑफ मेल्स। ये कैलकुलेशन रिजल्ट करता है जेंडर पैरिटी के स्कोर में। जेंडर पैरिटी, पैरिटी का मतलब क्या? जेंडर पैरिटी का मतलब क्या? लड़का और लड़की में जो पढ़ाई करने आ रहे हैं उनके बीच में, उनके नंबर्स के बीच में कितना बैलेंस है, उसके नंबर्स के बीच में कितना बैलेंस है, दैट इज व्हाट अ जेंडर पैरिटी इज ऑल अबाउट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। बात समझ में आ गई ना? सबसे पहले आपको जेंडर पैरिटी क्या है? जेंडर पैरिटी है जेंडर में बैलेंस, यानी कि मेल और फीमेल स्टूडेंट्स कितने ज्यादा पढ़ने आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, राइट। सो टिपिकली द वैल्यू बिलो 1 सजेस्ट द मेल एंड फीमेल डिस्पैरिटी। अगर 1 से नीचे है, अगर जो बैलेंस है वो 1 से नीचे है, तो वहां पर आप ये बताएंगे कि डिस्पैरिटी है, मतलब कि इम्बैलेंस है, लड़का और लड़की में इम्बैलेंस है, मतलब वो लोग इक्वली पढ़ने नहीं आ रहे हैं। While the value above 1 indicates a female female disparity, है ना। अगर 1 से ऊपर है तो वो फीमेल और फीमेल की डिस्पैरिटी है। ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर जेंडर पैरिटी, एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर बिलो 1 है तो इसका मतलब क्या है। अगर 1 से नीचे है तो इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे मेल और फीमेल में डिस्पैरिटी है। अगर 1 से ऊपर है तो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि फीमेल फीमेल की डिस्पैरिटी है। ओके, सो 1920 में 1.01 था, which has increased from 1 in 1819, suggested that female is eligible age groups have better what you can say access to it, right? तो ये बात रखनी है। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। कहानी समझ में आ गई? राइट आंसर है इसका ए पार्ट, दैट इज 1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जेंडर पैरिटी का कंसेप्ट पूरा समझना है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। Which of the following? Okay, yes, absolutely correct guys। ना केवल एक कंसेप्ट को पकड़ना है, बल्कि सारे कंसेप्ट आपके जहन में होने चाहिए गाइस, है ना। सारे कंसेप्ट आपके जहन में होने चाहिए, ज्यादा मजा आएगा। चलिए ट्राई कीजिए गाइस, राइट आंसर्स एवरीवन। Central universities are those universities that are owned by the government or that are run by the government। तो ध्यान दीजिएगा सवाल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से। ओके ओके गाइज, यस यस, एब्सोल्युटली सुपर्ब आंसर्स गाइज, बहुत बढ़िया। क्या कहने तुम्हारे बच्चों, वेरी गुड। क्या कहने तुम्हारे यार, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत सही, बहुत सही आंसर्स आ रहे हैं यार। 2 ही यूनिवर्सिटी हैं यहां पर, पंजाब सॉरी, चलिए बताएंगे। दैट्स सुपर्ब आंसर्स गाइस, वेरी गुड। राइट आंसर है इसका बी पार्ट, यस, राइट आंसर है इसका बी पार्ट, दैट इज बी एंड सी। एंड यू कैन सी 66% पीपल आर करेक्ट। जामिया मिलिया इस्लामिया, है ना, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और पंजाब यूनिवर्सिटी ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं, दे आर ऑल नॉट दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर दोज यूनिवर्सिटीज दैट आर रन बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट आर रन बाय दी गवर्नमेंट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट सर। चलिए
सो यूजीसी ने ऑथराइज किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 ताकि यूनिवर्सिटी अक्रॉस इंडिया हो सके। ये है कहां पर? न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1920 में आई थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं कि कब आया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया, तो आपको पता होना चाहिए 1920 में आया था। कहां पर है? दिल्ली में है। ये छोटी छोटी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, है ना, आपको पता होनी चाहिए। और ये यहाँ पर ये सारे के सारे ये इसमें काम करता है। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन 1882। दोनों चीजें पता होनी चाहिए, है ना, ओके, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। ना केवल सिर्फ आंसर पता होना चाहिए बल्कि उसके अंदर की कहानी भी आपको पता होनी चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 न्यू दिल्ली, दैट इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 1882। ओके, 1882। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइस दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिल कीजिए गाइस। यहां पर देखिए वही वाली बात आ गई ना जो मैंने आपको कहा था, मैचिंग आ गई, है ना, मैंने आपको कहा था ना मैचिंग, तो मैचिंग आ गई आपके सामने। ट्राई कीजिए इन सवालों को गाइस एवरीबॉडी। चलिए, हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज समथिंग एल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट जामिया मिलिया इस्लामिया। एनालिसिस भी तगड़ा होना चाहिए तभी बात बनेगी। चलिए, नैक कब आया था, एनसीटीई कब आया था, एआईसीटीई कब आया था, तो अभी बताया मैंने आपको, है ना। चलिए जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ओके गाइस, आंसर्स आ रहे हैं यार, शाबाश। ओके गाइस, शाबाश गाइस, वेरी गुड। यहाँ पर गलत होने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं, यहाँ पर गलत होने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। यस, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश गाइस, वेरी गुड। बहुत बढ़िया गाइज, राइट आंसर इसका ए पार्ट है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये तो मैचिंग थी, तो साल भर 98% पीपल आ करेक्ट, मतलब अच्छे से आपने किया हुआ है ना। अगर मैं बात करता हूँ नैक की, नैक आया था आपका 1992 में, दैट्स वेरी गुड। और एनसीटीई आया था आपका 1995 में। एआईसीटीई सी पार्ट जो है वो आया था आपका 1987 में। और आईसीएसएसआर आया था 1969 में। सारी की सारी चीज़ें अगर आप क्रोनोलॉजी को अच्छे से याद कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाती हैं। क्योंकि जो पिछला पैटर्न अभी जो जून का एग्जाम हुआ है वहां पर देखा गया है कि भाई अच्छा खासा आपको ये दिया गया था। सो बी रेडी फॉर इट यार। अटेंडेंस मार्क कर लीजिए सभी लोग, है ना, अटेंडेंस मार्क कर लीजिए सभी लोग ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। और जितने भी लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के सेशन का वेट कर रहे थे, डाटा इंटरप्रिटेशन का सेशन टुमारो एट 2 PM आपके इसी चैनल पर आने वाला है, जहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड री एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड री एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, तो मिस मत कीजिएगा। कल डीआई होने वाला है गाइज, है ना, ओके, कल डीआई होने वाला है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइज, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई सबसे सूटेबल ऑप्शन भी कभी कभार देखना पड़ता है यार, है ना। चलिए, सबसे सूटेबल ऑप्शन भी कभी कभार देखना पड़ता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यस, है ना। कभी कभी क्या होता है, जो ऑप्शंस होते हैं ना वो क्लोज रखे जाते हैं, है ना, वो क्लोज रखे जाते हैं। सो आपको उसके ऑप्शंस के आसपास भी चीजें देखनी पड़ती हैं। बेटा लाइव आए चाहे रिकॉर्डेड आए, इससे क्या मतलब, है ना, लाइव आए चाहे रिकॉर्डेड आए, इससे क्या मतलब, आपको तो पढ़ने से मतलब होना चाहिए। क्या लाइव और रिकॉर्डेड का भी कोई मसला है क्या भाई किसी को? जिसको है वो दूर रहे फिर, है ना, जिसको है वो दूर रहे। बाकी जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं वो दैट आर मोर इंपॉर्टेंट। चलिए, ओके, अच्छा, नेशनल एजुकेशन डे किस लीडर की याद में मनाया जाता है ना, किस लीडर को याद करके मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन। भाई एक और सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, है ना, एक और सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। ट्राई करें, पोल चला रहा हूं। ओके गाइस, एवरीबॉडी, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन डैश, बताएंगे।
किस लीडर को याद करके मनाते हैं? कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की। बिल्कुल सही यार, एब्सोल्युटली राइट सर, सुपर्ब आंसर्स, वेरी गुड, सुपर्ब आंसर्स, वेरी वेरी गुड। कोशिश कीजिएगा राइट आंसर्स की एवरीबडी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है सर, राइट आंसर इज सी पार्ट, दैट इज 11 नवंबर 96%। और अबुल कलाम आज़ाद वो लीडर थे जिनको याद करके जो है ये मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर थे, बिल्कुल सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनका नाम था। और है ना, टीचर डे राधा के, ठीक है। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है कि ये मनाया क्यों जाता है, कि एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है एक ह्यूमन की लाइफ में, एक इंसान की लाइफ में, और कैसे वो अपने आप को और पूरे के पूरे नेशन को बदल सकता है अगर उसमें अच्छी एजुकेशन आ जाए तो, राइट। सो दैट इज द पॉइंट गाइस, एब्सोल्युटली। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है भाई, वो अलग अलग, दो बंदे अलग अलग हैं यार। देखो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम जो कह रहे हैं दिस इज समथिंग एल्स। फ्रीडम फाइटर थे, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे, और फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। की रोल था इनका डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम के लिए, और ये मनाया जाता है ताकि एजुकेशन और उसका रोल एक इंडिविजुअल को डेवलप करने में कितना बेटर है ना, डेवलप करने में कितना बेटर है। सो वहाँ पर ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ओके, वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सर, एंशिएंट वैदिक एजुकेशन, पोस्ट वैदिक एजुकेशन, ब्राह्मणिक एजुकेशन या बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन? चलिए कोशिश कीजिएगा सभी लोग गाइस, राइट आंसर्स, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली। एंशिएंट वैदिक एजुकेशन, ओके एक से ही पकड़ लोगे यार, पहले वाले से ही पकड़ लोगे आप, मुझे जहां तक लगता है पहले वाले से ही पकड़ लेंगे। ओके कोशिश कीजिएगा, ध्यान से कोशिश कीजिएगा यार, ध्यान से कोशिश कीजिएगा, गलती हो जाएगी, गड़बड़ मत करना, कोशिश करना राइट आंसर्स की, शाबाश। हिंदी में नहीं है यार ये क्वेश्चन, प्रिया प्रजापति, आई एम सॉरी। चलिए ओके जल्दी से गाइस, शाबाश, राइट आंसर्स आ रहे हैं और बच्चे कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके गाइस, राइट आंसर अगर मैं बात करता हूं इसकी, जी हाँ, अगर मैं बात करता हूं एंशिएंट वैदिक एजुकेशन, एंशिएंट वैदिक एजुकेशन का क्या काम करती थी? एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, चेक करना। अगर मैं पोस्ट वैदिक की बात करता हूं तो पोस्ट वैदिक क्या करता था? नॉलेज रिजल्ट इन वाइपिंग आउट द फॉल्सहुड, ओके। और सी ब्राह्मणिक एजुकेशन ये करता था कैरेक्टर बिल्डिंग और सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, ब्रह्मा, राइट। और अगर मैं बात करता हूं बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इक्वालिटी वाज द फाउंडेशन ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। आंसर है इसका डी पार्ट, आंसर है इसका डी पार्ट। ओनली 5% पीपल आर करेक्ट, मेजॉरिटी जनता सी कह रही थी, नहीं सी गलत है, ओके सी गलत है, डी इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। रिधम, ओके प्रीति कुमारी, ओके गाइस, यस आंसर इज डी पार्ट, चेक करना है इसको, ठीक है ना। चलिए, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम एम्फसाइज द एक्विजिशन ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, नॉलेज कहां से आएगी? एक्सपीरियंस। अगर आपको याद हो एंशिएंट एजुकेशन क्या होता था कि आप प्रैक्टिकल करके सीखोगे, है ना। पहले कोई रीडिंग नहीं होती थी, कोई एग्जाम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, मतलब आपको सुनना है, समझना है और फिर खुद करना है, यही था ना। याद आया एवरीबडी, है ना, याद आया एवरीबडी, है ना। सो दैट इज व्हाट एन एंशिएंट एजुकेशन इज ऑल अबाउट। पोस्ट वैदिक एजुकेशन, एंशिएंट वैदिक, पोस्ट वैदिक क्या है? ये कहते थे नॉलेज एंड अचीविंग कनेक्शन विद द एब्सोल्यूट ब्राह्मण, इट एम्फसाइज ऑन द रियल नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग द सोल अल्टीमेट रिलेशन, करेक्ट। तो इस तरीके से, यस ओके, इस तरीके से चीजें कनेक्ट यहां पर करनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो क्लासरूम के अंदर ही बनाया जाएगा, है ना। जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो क्लासरूम के अंदर ही बनाया जाएगा या बनाया जाएगा। ओके, सो दिस इज स्टेटेड इन डैश। बताएंगे सर ये इसमें से किस में स्टेट किया जाता है? जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए। भारत की नियति उसकी कक्षाओं में आकार ले रही है, इसमें कहा गया था। किस में कहा गया था भाई? ओके, एब्सोल्युटली राइट सर। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। बी वाले जरा ध्यान दें। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, दिस इज स्टेटेड इन। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, दिस इज स्टेटेड इन। ओके गाइस, शाबाश, राइट आंसर्स आ रहे हैं। ओके, राइट आंसर्स आ रहे हैं। बी वाले सी वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे। जी हाँ, राइट आंसर्स मैंने चला दिए हैं और कोशिश करेंगे कि हर बच्चा राइट आंसर्स की कोशिश करे। बढ़िया, अटेंडेंस मार्क करेंगे भाई सभी लोग, अटेंडेंस मार्क करेंगे गाइस सभी लोग, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं। चलिए, शाबाश। ओके, दैट्स वेरी गुड गाइज। अगर मैं बात करता हूं तो ये है बी पार्ट 1964, दैट इज 27% पीपल आर करेक्ट। सर एजुकेशन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता था? इनको जाना जाता था सर कोठारी कमीशन के नाम से। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन। सर ये कब आई थी? ये आई थी 14 जुलाई, 14 जुलाई या 12 जुलाई? कमान एवरीबडी, कोठारी कमीशन। और ये ओवरऑल एजुकेशन का पूरा सिनेरियो ही ये इंसान बदलना चाहता था। कोठारी कमीशन ये बेसिक लेवल से लेकर हर एक लेवल में जो है बेहतरीन करना चाहते थे। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट भाई। ये कब आया था? डेट बताओ यार जल्दी, और डेट से कुछ कनेक्ट करके भी बताओ मुझे। जी हाँ, कोठारी कमीशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर रॉन्ग करवा दिया। अरे भाई मैं तो करवाऊंगा ना, आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं? 14 जुलाई था वो डेट। जी हाँ, 14 जुलाई सर आपने करा दिया गलत यार, ये क्या बात हुई? अगर आप श्योर थे तो बताओ आप श्योर थे। 14 जुलाई 1964, है ना? 14 जुलाई 1964, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। सर ही रॉन्ग कराए हैं यार, ये क्या बात हुई यार, है ना? पूरा का पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर के ऊपर ये फोकस 14 जुलाई से कुछ याद आया आपको? हाँ जी, 14 जुलाई से कुछ याद आया आपको एवरीबडी? हाँ तो चलिए अच्छा चलिए, कोठारी कमीशन, एजुकेशन कमीशन 1964, यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट। और पूरा का पूरा एजुकेशन का स्ट्रक्चर, है ना, पूरा का पूरा एजुकेशन का स्ट्रक्चर बदलना चाहते थे। और इन्होंने एक कंक्रीट बेस बनाया था किसके लिए? जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, और जो 1986 की थी उसमें भी इन्होंने कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन जरूर दिया था। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। थैंक यू यार, याद रखने के लिए थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस ओके, चलिए आगे बढ़े। हाँ, सर ने बोला बी वाला ध्यान दें तो अरे यार मैंने कहा ध्यान दें, है ना, मैंने बोला है ध्यान दें। सो ध्यान देने का मतलब क्या? कि ध्यान दो। मैंने थोड़ा ना कहा कि चेंज करो, है ना, फर्क है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग, NAT दैट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्राइमरीली यूज किया जाता है प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में चेंज करने के लिए। और VLAN दैट इज वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क फिजिकल नेटवर्क है जो कि लॉजिकली सेगमेंटेड टू सेपरेट ट्रैफिक बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज डिपार्टमेंट, फंक्शंस और एप्लीकेशंस। बताएंगे सर, शानदार। ध्यान दो मतलब ध्यान दो, ये थोड़ा ना बोला गलत करो, है ना। हाँ, ओनली 4 days रिमेनिंग। जी हाँ, पार्टी जश्न होएगा, जश्न, ठीक है ना। चलो यूट्यूब पे ही, चलो सारे लोग गिफ्ट लेके, अगर सबको पार्टी चाहिए तो गिफ्ट लेके आ जाना, सिंपल है ना। यस, सबको पार्टी चाहिए तो गिफ्ट लेके आ जाना, ये रही हिंदी। चलिए गाइस, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की एवरीबडी।
कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की, जल्दी से गाइज राइट आंसर्स क्विकली, शाबाश। ओके चलिए, सो यहां से पोल चलाते हैं अब, है ना, और देखते हैं कि कहानी कहां तक पहुंच पा रही है। कम ऑन गाइज, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। हाँ जी, अब किसको चाहिए पार्टी, कमेंट सेक्शन। चलो शाबाश, राइट आंसर्स गाइज एवरीबॉडी। ओके गाइस, शाबाश गाइस, राइट आंसर्स आ रहे हैं। ओके गाइस, राइट आंसर है इसका सी पार्ट, है ना, राइट आंसर है इसका सी पार्ट, और ओनली 6% पीपल आर करेक्ट। भैया क्या कर दिया आपने, दोनों ही सही नहीं है भाई, पहला वाला ही सही है, दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला इज इनकरेक्ट। यस, नैट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। जी हाँ, ये आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है, ये इसका मेन काम है ना, ये इसका मेन काम है। अच्छा, और दूसरा वाला वर्चुअल एरिया नेटवर्क एक फिजिकल नेटवर्क नहीं है भाई, ये एक लॉजिकल नेटवर्क है। दिस इज नॉट अ फिजिकल नेटवर्क, ये एक लॉजिकल नेटवर्क है। रिगार्डलेस की कौन कहां पर बैठा है ना, रिगार्डलेस की कौन कहां पर बैठा है, फिजिकली अवेलेबल एक जगह पर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लॉजिकली सबका आपस में कनेक्ट बनाता है। दिस इज यस एब्सोल्युटली। चलिए आइए यहां पर सुनिए, यहां पर सुनिए, इज अ लॉजिकल नेटवर्क, है ना, लॉजिकल नेटवर्क दैट इज क्रिएटेड विद इन अ फिजिकल नेटवर्क, लॉजिकल नेटवर्क जो कि फिजिकल नेटवर्क के अंदर ही बनाया जाता है। ओके अच्छा, इट अलाउज नेटवर्क डिवाइसेस टू बी ग्रुप टुगेदर लॉजिकली रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल लोकेशन। सबको ग्रुप करता है ना, सबको ग्रुप करता है, राइट, सबको ग्रुप करता है, और ग्रुप करता है तो क्या करता है कि आपको फिजिकली वहां पर लोकेट होने की जरूरत नहीं है। सेगमेंटेशन मैनेजमेंट करता है, इट इज नॉट अ फिजिकल नेटवर्क इटसेल्फ बट रादर अ लॉजिकल सेगमेंटेशन ऑफ अ फिजिकल नेटवर्क। ये फिजिकल नेटवर्क खुद नहीं है, बट ये लॉजिकली सेगमेंट करता है फिजिकल नेटवर्क को। ये इन दोनों के अंदर चेंजेस हैं जो कि आपको ध्यान देने पड़ेंगे। आंसर इज सी पार्ट गाइस, आंसर इज सी पार्ट गाइस। आई होप इट्स क्लियर गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, एवरीवन सेटिस्फाइड विद इट गाइस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, HTTPs और SSL आर इंटरचेंजेबल टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। अच्छा, SSL is a predecessor of TLS which is a current standard for secure communication over the internet। ये रखी इसकी हिंदी मैंने, बताएंगे सर, ये रखी इसकी हिंदी मैंने। यस, कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस ओके चलिए पोल चलाते हैं, कोशिश करना राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी, शाबाश। सर आपकी क्लास में मज़ा आ जाता है, क्यों बेटे, मैं यहाँ जोक सुना रहा हूँ बेटे, हैं, मज़ा कैसे आ जाता है, ये बोलो कि सर अच्छा पढ़ाते हो, गजब पढ़ाते हो सर, मज़ा आ गया सर, है ना, सर आपसे अच्छा कोई नहीं है सर, ऐसे बोलो बेटे, है ना। चलिए पोल चला रहे हैं, और राइट आंसर्स गाइज एवरीवन, शाबाश। ओके हाँ जी, ओके एवरीवन, आंसर्स गाइज क्विकली, शाबाश। ओके ओके गाइज, राइट आंसर है इसका डी पार्ट। जी राइट आंसर है इसका डी पार्ट, 62%। भैया पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है यार। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है, ये आपकी गाइडलाइंस हैं, है ना, ये आपकी क्या हैं, ये आपकी गाइडलाइंस हैं जो कि आपको इंटरनेट पर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब गिवन एंड टेक डाटा का इंफॉर्मेशन का होता है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज एन HTTP इज ऑल अबाउट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, करेक्ट है।
दूसरा ये कहता है भैया SSL, भैया ये है सिक्योरिटी सॉकेट, सॉकेट सिक्योरिटी लेयर। ये क्या काम करती है? ये काम करती है सिक्योरिटी मेंटेन रखने का। भाई बात को समझो, एक क्या कर रही है? गाइडलाइंस है, वो सिक्योरिटी नहीं है, वो एक प्रोटोकॉल है जो कि आपको फॉलो करना ही करना है। अगर मैं HTTP की बात करता हूं, है ना, सो दैट इज अ प्रोटोकॉल, द गाइडलाइंस दैट यू नीड टू फॉलो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द इंटरनेट। SSL जो है वहां पर सिक्योरिटी सॉकेट सिक्योरिटी लेयर जो है, ये एक सिक्योरिटी, ये एक हिंड्रेंस लगाती है बीच में, ताकि सारी की सारी चीजें, है ना, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, ताकि सारी की सारी चीजें आराम से पूरी हो सकें। तो भैया इंटरचेंजेबल कैसे हो सकता है ना? इंटरचेंजेबल नहीं है ये। ओके, सो दैट इज द पॉइंट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला बिल्कुल सही था, दूसरा वाला बिल्कुल सही था। भाई रिलेटेड हैं बट इंटरचेंजेबल तो आप इनको बिल्कुल नहीं कह सकते। रिलेटेड जरूर हैं, आपस में रिलेट जरूर करती हैं, बट आप इसको इंटरचेंजेबल नहीं कह सकते। ये बात हो गई आपकी HTTP, ये सारी की सारी बातें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। मतलब बेसिक बेस मैंने पकड़ लिया, है ना, यस, बेस मैंने पकड़ लिया। सो आपको कहानी क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है? चलिए, हाँ जी, ओके। TLS ये मैंने बताया ना बेटा आपको अभी, ये देखो, ये रहा TLS, हाँ, प्रीडेसर ऑफ TLS विच इज द करंट स्टैंडर्ड। ये आपका क्या है? अभी जो आपका सिक्योर कम्युनिकेशन इंटरनेट पर होता है वो TLS की मदद से होता है। SSL जो है इसका प्रीडेसर ऑफ TLS है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई कोई बच्चा बता पाएगा TLS की फुल फॉर्म? कम ऑन, TLS की फुल फॉर्म एवरीबडी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर्स गाइस, यस, ओके। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। चलिए गाइस, कौन बता पाएगा भैया TLS की फुल फॉर्म? नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा, बाकी आप लोगों से जानना चाहता हूं पहले। ओके, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आ गया यार, एक फुल फॉर्म आ गया है, बिल्कुल सही। विजय लक्ष्मी पाधी ने सबसे पहले दिया है, राहिला ने सबसे पहले दिया है। दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, यस, एब्सोल्युटली राइट सर, सुपर्ब, सुपर्ब गाइस, सुपर्ब। चलिए राइट आंसर्स गाइस एवरीबॉडी, शाबाश। ओके, ओके, टीचर लीडरशिप सिस्टम। बेटा गूगल, काजल गूगल देखोगे तो बेटा यही करोगे, है ना। TLS आपने गूगल देख के बोला बेटा ये। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी दैट इज TLS होता है। हाँ, अगला सवाल है भाई, हिंदी कर रहे हैं, है ना, इसकी हिंदी लिखी हुई है, सो पोल में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट आंसर्स गाइस एवरीवन, शाबाश। ओके, वेरी गुड, ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही गाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। API इन द कंटेक्स्ट ऑफ ICT, यस, ओके, बता दूं, एप्लीकेशन, जी हाँ, बिल्कुल सही, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। 86% पीपल आर सुपर्बली करेक्ट। ओहो, ये था यार एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस था यार, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस था कि प्रोग्राम इंटरफेस था। चलिए API की फुल फॉर्म करेक्ट कर लीजिए, पहले सोच लीजिए API की फुल फॉर्म क्या है। ओके एवरीवन क्विकली, ओके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि भैया ये सही है, आंसर इज A पार्ट। सी वाले बिल्कुल गलत हैं भाई, सी वाले बिल्कुल गलत हैं। दोबारा से पोल चलाएंगे, देखते हैं कि आंसर कहां बैठता है। चलिए दोबारा से, सी वाले बिल्कुल गलत है गाइस, प्रोग्राम इंटरफेस नहीं होता यार, प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। चलिए एक बार दोबारा से पोल, यस, आंसर्स गलत हैं यार आप सभी के, दुख हुआ। इट्स प्रोग्रामिंग नॉट प्रोग्राम, ओके, इट्स प्रोग्रामिंग नॉट प्रोग्राम, आंसर इज A पार्ट, आंसर इज A। भाई इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हो ना कि मुझे भी डाउट हो जाता है, इतना कॉन्फिडेंट से बोलते हो ना। 86% बच्चे बोल रहे थे तो मुझे भी गलती से लगा कि सी ही है, नहीं, इट्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आइए देखिए API क्या है भैया, एक सेट ऑफ रूल्स है, यहाँ पर प्रोटोकॉल्स हैं, टूल्स हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करने का, उनका आपस में
बात समझे? क्या है? एक प्रोटोकॉल है, एक टूल है जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर को आपस में कम्युनिकेट करने का काम आता है। ये क्या करता है? इंटरैक्ट करता है बिटवीन द वेरियस सॉफ्टवेयर एंड इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। आंसर इज ए पार्ट। यस, एब्सोल्युटली राइट सर। जिन्होंने ए दिया था उनका शुक्रिया, जिन्होंने ए नहीं दिया था उनके साथ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेगा इस आगे बढ़ेगा इस चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ, ये कल मेरे पास एक डाउट भी आया था यार इसके ऊपर ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्टिंग द डाटा टू मेक अनरीडेबल विदाउट द करेक्ट डिक्रिप्शन की? बताएंगे सर। ओके ओके, चलिए गाइस कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन क्विकली वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, भाई याद रखना आइंदा से। चलिए, ये कल मेरे पास ना डाउट भी आया था टेलीग्राम पे, सर आज मज़ा आ गया क्लास में। सर बेटा मज़ा कैसे आ गया? मतलब मुझे मज़े का डेफिनेशन समझाओ। मैंने जोक सुनाया, मैंने आपको गुदगुदी करी है, मैंने क्या करा है बेटे, है ना? मज़े का मतलब समझाओ बेटा पहले मुझे। चलिए हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इनक्रिप्टिंग डाटा टू मेक इट अनरीडेबल विदाउट द करेक्ट डिक्रिप्शन कॉपी या की? चलिए ओके गाइस, शाबाश, राइट आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। ओके ओके गाइस, कम ऑन एवरीवन, क्विकली डू इट, शाबाश। आंसर्स ऑन दी स्क्रीन्स गाइस, वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग, आओ वेटिंग एंड वेटिंग। यस, आंसर है इसका भैया सी पार्ट। भाई इनक्रिप्शन क्या करता है? इनक्रिप्शन का काम ये है कि ना वो आपके डाटा के ऊपर एक सिक्योरिटी की लेयर लगाता है। वो क्या करता है? आपके प्लेन टेक्स्ट को, है ना, आपके प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में चेंज करता है। सिफर मतलब एक तरीके से कोडिंग लैंग्वेज में चेंज करता है, जिसके अगर आप उसके ऊपर डिक्रिप्शन नहीं लगाएंगे तो आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से सिक्योरिटी की परत लगा देना आपके डाटा के ऊपर, दैट इज अ मेन वर्क ऑफ इनक्रिप्शन गाइज, इनक्रिप्टिंग द डाटा। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइज। सर आपकी क्लास क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बोले तो मन खुश हो गया, मन हल्का हो गया। हल्का हो गया क्या मतलब यार? मैंने क्या रुलाया क्या यार आपको यार? हाँ ओके, चलिए आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में चेंज करता है ना, यूजिंग एल्गोरिदम्स एंड कीज, और डाटा जो है सिक्योर रहता है, अनरीडेबल रहता है अनऑथराइज यूजर्स के लिए। तो ये इसका मेन काम है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे। सर आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन करते हैं यार। अब मैं अपनी तारीफ क्या ही करूं यार, है ना, मैं क्या ही करूं अपनी तारीफ। थैंक यू यार, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं एनक्रिप्शन एक बार फिर से। आपका ना एक कोई प्लेन टेक्स्ट है ना, आपका ना कोई प्लेन टेक्स्ट है, जैसे कि लिखा है आई एम द बेस्ट, अगर ऐसे लिखा है ना, तो वो उसको ना किसी ऐसे एक टेक्स्ट में चेंज कर देगा जो कि रीडेबल ही नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर वो आपको, ये सच है लेकिन, तो वो उसको चेंज कर देगा, है ना, चेंज कर देगा ताकि आप उसको पढ़ ही ना पाए, है ना, समझ रहे हो? तो ये इनक्रिप्शन है, एक कोडिंग लग चुकी है, एक रूल्स लग चुके हैं, डाटा जो है चेंज हो चुका है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, बात समझ में आ गई? चलिए आई होप इट्स क्लियर गाइस, आगे बढ़े। ओके, लेट्स प्रोसीड विद इट। ओके सर आज क्या खाया था आपने? बेटा आज मैं आईसीटी खा के आया था बेटा, थोड़ी सी, है ना, आईसीटी खा के आया था बेटा, है ना। ओके चलिए आगे बढ़े। ओके, आपकी क्लास पे डिपेंडेंट हूँ बेटा, डिपेंडेंट रहो, एग्जाम क्रैक होगा। आप खुद मत कीजिए, हम हैं ना तारीफ के लिए। हाँ बेटा आप तो मतलब मैं क्या ही करता हूँ, है ना, मैं तो करता ही नहीं हूँ तारीफ अपनी, आप ही करते हो। आपकी तारीफ के लिए वर्ड्स नहीं है बेटा, वर्ड्स लेके आओ बेटा, डिक्शनरी पढ़ो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी ओके, सैवेज रिप्लाई देते हैं। सैवेज मतलब क्या? मैंने क्या चाकू ले रखा है हाथ में? हाँ चलिए सवाल को कीजिए जल्दी से गाइस, शाबाश, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इश्यूज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन? अगर एयर पॉल्यूशन का एक्सपोजर होता है तो इनमें से कौन सा डिजीज, पहले तो आपको ना हो भगवान करे, लेकिन अगर हो जाए तो कौन सा होगा इनमें से? बताएंगे? बताएंगे बेटा? Okay. Yes, high on ICT. Yes, I am high on my work every time.
ओके गाइस, जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए। ओके ओके लेट्स, बेटा मैं भाव खा नहीं रहा हूँ बेटा, मैं भाव बढ़ा रहा हूँ, है ना। चलिए, भाव खाते नहीं है बेटा, आपको शायद पता नहीं है, बेसिक नहीं पता बेटे आपको। चलिए हाँ जी राइट आंसर्स गाइज एवरीबॉडी क्विकली, यस ओके। ओके बहुत बढ़िया यार, आंसर्स आ रहे हैं। स्किन एलर्जीज होती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। भाई राइट आंसर सोच समझ कर दीजिएगा, आंसर्स आने चाहिए आप सभी के, शाबाश। ओके आंसर्स आने चाहिए आप सभी के, शाबाश, वेरी गुड। राइट आंसर्स की अगर मैं बात करता हूं भैया, कार्डियोवास्कुलर आंसर है इसका, बी पार्ट, मतलब आपको हार्ट रिलेटेड। भैया स्किन एलर्जी यार कैसे हो सकती है आपको अगर आप एयर पोल्यूशन में जाओगे? बेटा एयर पोल्यूशन सबसे पहले, एयर आपकी स्किन से पहले ना, आपकी स्किन को अफेक्ट करने से पहले, एयर के बिना जिंदा रह सकते हो क्या? ये बताओ। नहीं नहीं, दोनों नहीं है बेटे। आप मुझे बेसिक सी कॉमन सेंस बताओ, क्या एयर के बिना आप जिंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो एयर तो आप इनहेल करोगे ही करोगे, है ना। एयर तो इनहेल करनी ही करनी है एनी हाउ, बात समझे। जब एयर इनहेल करनी ही करनी है तो सबसे पहले क्या अफेक्ट होगा? कार्डियोवास्कुलर पोर्शन जो है आपकी बॉडी का, वो सबसे पहले जो है अफेक्ट होगा, और वहां पर जो है आपका इंटरनल बॉडी जो है बहुत ज्यादा हार्म हो सकती है। एयर पोल्यूशन, पर्टिकुलरली द particulate matter and pollutants like nitrogen, sulfur has been linked to an increase of risk of cardiovascular heart attacks, strokes, hypertensions। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पहले अफेक्ट मारेंगी रादर, है ना। बात समझे नहीं समझे? ओके ओके चलिए, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। ओके ओके गाइस, है ना, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। सो गाइस ये सारी की सारी चीजें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी आज। और ये है सर एक होमवर्क का सवाल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड द ईमेल्स? ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, यूर टीचर। ओके, थैंक यू सो मच फैन लिपिंग। ये बहुत बड़े बड़े कमेंट्स होते हैं बेटा, जोक्स अपार्ट, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दीज लवली कमेंट्स, है ना। थैंक यू सो मच गाइज, अपना इतना ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, उतना ज़्यादा प्यार करने के लिए मुझे, है ना। आपकी क्लासेस में नींद भाग जाती है बेटा, नीड लिख रहे हो बेटा, नीड भाग जाती है का क्या मतलब है बेटा? गलत मीनिंग हो जाता है चीज़ों का, है ना। नीड नहीं बेटा, नींद बोलो, नींद, है ना। चलो खैर, सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड द ईमेल्स? आपको होमवर्क का जवाब देना है ना। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, और आपका स्कोर कैसा रहा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये सारी की सारी बातें बतानी है, राइट। और ये आगे अब मिलेंगे कल दोपहर को 2 बजे, डीआई का सेशन है। कल दोपहर को 2 बजे डीआई का सेशन है, और फिर परसों तो 2 बजे है ही सेशन, है ना। तो रोज आ रहा हूं, आपको एग्जाम क्रैक करा के ही मानूंगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस क्वेश्चंस अहेड। तब तक के लिए, है ना, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और स्पेक्टेकुलर टीचिंग आपने मुझसे कराई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो खैर क्या ही हूँ, छोटा सा एक प्राणी हूँ मैं, 6 फुट 1 इंच। चलिए, अजय यादव, प्रिया गुरचरण एंड एवरीबडी एल्स, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस पीपल आउट देयर। मिलेंगे जल्दी, कुछ और नया, कुछ और बेहतरीन लाएंगे आपके सामने, और कुछ और बढ़िया बढ़िया से सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। कल दोपहर को 2 बजे डाटा इंटरप्रिटेशन, एंड ऑन थर्सडे दोपहर को 2 बजे एक और पेपर 1 का थ्योरी का क्वेश्चन सेशन। थैंक यू सो मच।